हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का पॉलिटी देख रहे थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो आपका पॉलिटी है, तो जो एनसीईआरटी का पॉलिटी है मोस्टली जो है सो उसी से रिलेटेड आपको बिहार बोर्ड की बुकें हैं या कोई और बोर्ड की बुकें हैं उसी से कहीं ना कहीं को रिलेट करती हैं, क्योंकि ये सीबीएसई एनसीईआरटी का एक पैटर्न है। उसी को बाकी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड भी फॉलो करती है। एक्चुअल में हमारे पढ़ाने का मकसद है और इसमें किसको किसको फ़ायदा हो सकता है, जो सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं उनको, स्टेट गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं उनको, और जो कम्पिटिटिव खासकर जो पीएससी एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम बेसिक पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या समझना है, क्या ध्यान रखना है। क्योंकि जो छोटे छोटे क्लास की बुकें हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि डेफिनीशन जो है बड़ा ही करेक्ट दिया हुआ है और चीज़ों को बहुत रॉ वे में समझाया गया है ताकि सबको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 जो देखा था चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था डाइवर्सिटी को, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। एक बात और है कि हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको क्लास ले रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमारा हिंदी है हमको समझ में नहीं आएगा। तो वो दोनों हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज के यूज़ करते हैं, बाइलिंगुअल है तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चैप्टर 2 जो है आपका डाइवर्सिटी का जो है सो एक तरह से मिसयूज करना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। विविधता एवं भेदभाव, ये हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में देखा था। चैप्टर 3 में हम लोगों ने देखा था, वह क्या था, यह था गवर्नमेंट के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग सरकार बोलते हैं। ठीक है, और हमारा अब आ गया है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग देख रहे हैं की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम लोग इस पॉइंट पे विचार कर रहे हैं। तो डाइवर्सिटी में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, ये क्या, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, अच्छा किस वे में है, बुरा किस वे में, ये हमने आपको बताया था। डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्सिटी के आधार पे कैसे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद में फिर सरकार के बारे में। अब की एलिमेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहाँ पे है कि आपको कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या कहिए कि लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसका मुख्य बिंदु क्या होगा, की एलिमेंट्स क्या होगा, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट मीन्स डैट इन हिंदी लोकतांत्रिक सरकार, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आधार क्या होगा। तो अगर हम आधार की बात करते हैं, तो अगर हम आपको याद हो तो हमने आपको बताया था एक दिन कि जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो मुख्य बिंदु है उसको हमें ध्यान रखना है या आपको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी इसको क्यों कहते हैं। तो डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया, इसको हिंदी में विधायिका बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी को हिंदी में विधायिका बोलते हैं। और फिर इधर हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं हिंदी में।
और तीसरा हो गया यहाँ पे जुडिशियरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। और चौथा हो गया पब्लिक। चौथा क्या हो गया, पब्लिक हो गया। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या काम है, उस दिन बताए थे आपको कि यह रूल बनाती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी उस रूल को पालन करती है। और कोर्ट यह देखता है कि जो रूल बना है, जो बनाया गया है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, और जो पालन कराया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। और पब्लिक तो जाहिर सी बात है कि इसी से चुन करके पहले आपको यहाँ पे जाते हैं लोग लेजिस्लेटिव बॉडी में। उसके बाद में क्या होता है कि इसी में से कुछ लोग जो हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो यहाँ पे जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि यही पब्लिक जो है सो कहीं ना कहीं जज बन के बैठी हुई है, तो सब तो पब्लिक ही हैं। लेकिन अब यहाँ पे है कि यह जो है सो जब पैसा और पावर आएगा तो यह मनमानी करने लगेंगे, पैसा और पावर आएगा तो यह मनमानी करने लगेंगे, पैसा और पावर आएगा तो यह मनमानी करने लगेंगे। किसी का भरोसा नहीं है। तो लास्ट में आपका जो आता है कि भाई किसके ऊपर जो पैसा और पावर आएगा, तो आप रूल करोगे तो किसके ऊपर रूल करोगे, पब्लिक के ऊपर रूल करोगे ना जी। तो यही पब्लिक जो है सो पार्टिसिपेट करती है। और हम लोगों को इसी के बारे में आज पढ़ना है। जो लोग हैं, पब्लिक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, या कहिए कि मास बोलते हैं, कि मास ऑफ पीपल, मतलब लोगों का जो है सो एक तरह से जुमावरा। तो यही लोग जो हैं सो, अगर इसमें से कोई भी, इसमें ऐसा हमारे देश में सिस्टम बनाया गया है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इसकी ट्रायंगल बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे बीच में ये हो गया आपका पीपुल हो गया। आप लोग मेन सेंस राइटिंग करते हैं तो इसको बहुत अच्छा से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए, अगर हम इसको ट्रायंगल वाइज अगर हम ये करना चाहें तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव हो गया। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग आपको यहाँ पे कार्यपालिका हो गया, यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव हो गया, ओके, और यहाँ पे जुडिशरी हो गया, ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव है और जो जुडिशरी है, ये तीनों लोग रूल किस पे कर रहे हैं, पब्लिक के ऊपर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों लोग रूल किस पे के ऊपर कर रहे हैं, पब्लिक के ऊपर कर रहे हैं। तो आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी ऑर्गन गलत काम करता है तो दूसरा वाला मतलब उसके अगेंस्ट में काम करने लगता है और उनको रोकता है कि आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम कहें यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव मनमानी करता है तो लेजिस्लेटिव उनके ऊपर क्वेश्चन रेज करता है और जुडिशरी उनके ऊपर एक्शन ले लेता है। अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव कुछ करता है तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कुछ करने लगते हैं, जज साहब कुछ करते हैं तो उनके ऊपर जैसे उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उनके ऊपर भी केस हो जाता है। ये तीनों लोग किस पे रूल कर रहे हैं, पब्लिक के ऊपर। पब्लिक अगर कुछ गलत करती है तो जुडिशरी उसके ऊपर हावी हो जाती है, एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर हावी होती है, लेजिस्लेटिव उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये एक चक्र है, और इतना बढ़िया व्यवस्था है, चक्र है, जिसमें जो है सो कोई आदमी एक दूसरे पे चढ़ेगा नहीं। मतलब अब यहीं से बात आती है कि जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यह ऑर्गन सही से काम नहीं करे, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव, रूल नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट हैपन। तो उसके बाद मान लीजिए कि अगर ये तीनों बॉडी अपने हिसाब से काम नहीं करती है तो क्या होगा। तो लास्ट में जो बात निकल के आती है, इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। हमने आपको जो चीज़ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए कि मान लीजिए कि यह ऑर्गन अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आपके पास में जो चीज़ें बचती है कि इनको बदल दिया जाए। पहला चीज़ तो यही आएगा ना भाई, कि जो गलत कर रहा है उसको हटाओ। तो यहीं से निकल के आता है, यही पब्लिक जो है यहाँ से काम करना शुरू करेगी। और सबसे पहले उसके हाथ में जो पावर है वह क्या है, वह है वोटिंग का पावर, दैट इज द मतदान। तो मतदान मतलब क्या हुआ, मतदान आप जाके करेंगे ना कहीं पे भाई, किसी को वोट तो देंगे, और जब किसी को वोट देंगे तो चुनाव हो गया। तो मान लीजिए कि यह एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव अगर सही काम नहीं कर रहा होगा तो इसको रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, तो हटाएंगे। किसके द्वारा हटाया गया, पब्लिक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा हटाया गया भाई, पब्लिक के द्वारा, सरकार को हटा दी गई।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास राइट है और आप यहाँ पे जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आप की एलिमेंट, मतलब कि वोटिंग एक की एलिमेंट हो गया। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं की एलिमेंट की, की एलिमेंट इन डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वोटिंग एक की एलिमेंट हुआ। इसलिए की एलिमेंट हो गया क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का आप हटा सकते हैं, इसलिए यह क्या हुआ, यह की एलिमेंट हो गया। उसके बाद में तो ये तो 5 साल बाद आता है ना भाई। चुनाव तो हमारे देश में 5 वर्ष के बाद होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसके बीच में अगर गलत हो लोगे तो क्या करोगे? तो अगर उसके बीच में अगर गलत होता है तो पब्लिक क्या करती है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है, जिसको हिंदी में हम लोग विरोध बोलते हैं या प्रदर्शन बोलते हैं। जैसे रिसेंटली अभी जो CAA आया था रूल, या जो आपका किसान वाला जो बिल था, अभी फार्मर एक्ट जो था आपका, उसका विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और सरकार को यहाँ पे क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। या वी कैन से दैट गवर्नमेंट हैज रिटर्न द बिल। समझे आप बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला तो आपके पास पावर क्या हो गया कि वोटिंग का हुआ, लेकिन आपको 5 साल बाद मिलेगा भाई। उसके पहले अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही तो आप उसके खिलाफ में क्या काम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इतना प्रोटेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट को अपने बात से पीछे जाना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास में पावर है, और यह पावर कहाँ से आता है, चाहे वोटिंग का पावर हो गया चाहे प्रोटेस्ट का पावर हो गया, कहाँ से आता है? तो हमको यह हमारा संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या कह लीजिए कि हमें हमारे संविधान से यह पावर मिला है। यह पावर कहाँ से मिला हमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला है, प्रोटेस्ट का पावर। समझ रहे बात को? तो ये हो गया। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है आपका रिकॉल का। हालांकि इंडिया में नहीं है, लोकल लेवल पे है, या कहिए कि एक तरह से कहा जाए तो बुलाना या हटाना एक ही वर्ड है। मतलब कि हमने आपको MP को, MP या MLA को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हमने चूज करके भेज दिया। भाई चूज करके तो हमने भेज दिया, वो हमारे अकॉर्डिंग तो काम ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, बुलाएंगे, उसके लिए फिर से वोटिंग होगी, और खर्चे हटेगा, फिर से चुनाव होगा, पैसा ज़्यादा लगता है। इसलिए हमारे यहाँ MLA और MP में नहीं है, बाकी दूसरे देशों में है। तो हम कह सकते हैं कि रिकॉल इज़ द की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, तो ये आपका वोटिंग हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, रिकॉल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका डिबेट। डिबेट या तर्क वितर्क। किस पॉइंट पे? गवर्नमेंट के जो एजेंडा है या गवर्नमेंट का बिल है उस पे। सरकार जो नियम या बिल बनाने जा रही है उस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तर्क वितर्क होता है। तो डिबेट होगा, भाई जो आप जो रूल बना रहे हो हमारे हक में है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? पब्लिक ही डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे डिबेट होता है, पब्लिक के बीच में होता है, मीडिया के बीच में होता है, उससे गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है आदमी कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, की एलिमेंट है। किस लिए? क्योंकि आप भी गलत करोगे तो आपके ऊपर यह चार्ज लगेगा, आप गलत करोगे तो आपके ऊपर लगेगा। जुडिशरी तो बैठा ही है देखने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिक के पास जो पावर है 5 साल के बाद सरकार को हटा सकती है। उसके बीच में रिकॉल, डिबेट और प्रोटेस्ट हो गया। ये गवर्नमेंट, ये जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो है इसके पास में, पब्लिक के पास में। और उसके बाद में एक और पॉइंट इसी में आता है, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई हम? तो दबाव समूह बोल सकते हैं हम लोग। जैसे आपका मजदूर संघ, समझना बात को आप, जैसे मजदूर संघ, यह क्या है?
प्रेशर ग्रुप जैसे मजदूर संघ, किसान सभा हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि अगर उनके अगेंस्ट में सरकार कुछ कर रही होती है या कुछ ऐसा नियम कानून आया है जो उनके अगेंस्ट में है, तो पूरे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये नहीं पास कर सकते आप। तो इससे क्या होगा, उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो उस बिल को वापस ले लेंगे। तो इससे क्या हुआ, उनकी हकों की रक्षा हुई ना। तो यहाँ पे जो इतने सारे राइट जो हैं इसलिए हैं ताकि पब्लिक के हकों की रक्षा किया जा सके, पब्लिक के अधिकार को बचाया जा सके। तो यहाँ पे जो भी इसका जो मेन मकसद है, जो आपका की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी है, उसमें मेन पॉइंट यही है कि सरकार मतलब आपको क्या करे कि आपको दबाए नहीं कहीं पे, सरकार हमेशा आपको बचाए। तो ये जो है सो आपका की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें अगर हम इसको मिटा देते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार जो आपका है, तो इसके की पॉइंट क्या क्या है, हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक तो हम लोगों ने देखा वोटिंग पावर को देखा भाई। वोटिंग पावर के बाद में हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखा। हिंदी तो हम पहले लिख चुके हैं उसमें, उससे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। फिर हमने रिकॉल देखा, रिकॉल के बाद में हमने डिबेट देखा, डिबेट के बाद हम लोगों ने प्रेशर ग्रुप देखा। ओके, ये पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा या तो कोर्ट के थ्रू होगा या फिर मेडिएशन के थ्रू होगा, बातचीत के थ्रू होगा। लेकिन यहाँ पे मेन इसके कहने का मकसद ये है कि मेजोरिटी जो है सो नॉट रूल ऑन माइनॉरिटी, या हम कह सकते हैं कि बहुमत वाले अल्पमत वालों पर जुल्म नहीं करेंगे। समझना बात को। तो यहाँ पे है कि रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट इन पीसफुल मैनर में, मतलब कि जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको शांति से निपटाया जाए। मतलब कि ऐसा नहीं कोई तलवार ले किसी गला काट रहा है और कोई जो है सो किसी को पीट रहा है, कोई किसी को चलने नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक का ये भी एक की एलिमेंट है कि जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको बातचीत से और लॉ जो बनाया गया उसके अकॉर्डिंग उसको ख़त्म किया जाए, ना कि मार पीट के ख़त्म किया जाए। समझ रहे बात को। तो यह जो है सो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो भी लॉ के थ्रू ही हम लोग चीज़ों को निपटाएं, मार पीट के नहीं निपटाएं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी से रिलेटेड है यहाँ पे इक्वालिटी या समानता। यह भी एक की रूल है और समझिए कि डेमोक्रेटिक का आधार है, दैट इज द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यह जो है सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेस इक्वालिटी ही है। अगर इसको हटा दिया जाए तो डेमोक्रेसी में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है सो, और जहाँ पे इक्वालिटी की बात आएगी वहाँ पे जस्टिस की भी बात आएगी। जस्टिस
या न्याय। अगर किसी ने इसमें गलत किया है तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। इक्वालिटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसके बारे में बात की गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात किया है कि आपको सबसे पहला है कि आपको वोटिंग का पावर है, प्रोटेस्ट है, रिकॉल है, डिबेट है, प्रेशर ग्रुप है, जो भी झगड़ा है उसको पीसफुल हमें निपटाना है। इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया। मेंस आंसर राइटिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। यूपीएससी के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, स्टेट पीएससी क्वेश्चन बता रहे हैं, बच्चों से 9वीं को 10वीं के बच्चों से पूछ दिया, 11वीं के बच्चों से पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा इसमें इतने सारे पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जा करके आपको 10 नंबर में से 8 नंबर या 7 नंबर मिलेगा। बच्चे भटक जाते हैं, डिरेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक पता ही नहीं है, तो फिर नंबर नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वालिटी में कुछ आर्टिकल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 जो है सो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। 15 जो है सो आप रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी को कहीं जाने, नहाने, खाने से रोक नहीं सकते हैं, 15 की बात करता है। 16 में बात करता है कि आप कहीं पे जॉब ले रहे हैं या सरकार कोई जॉब निकाल रही है तो किसी खास जाति को या खास समूह को फेवर नहीं दिया जाएगा, सबके लिए एक समान होगा। लेकिन उसमें किस एक्सेप्शन है, जो वीकर सेक्शन हो गए, वोमेंस हो गए, जिनके समाज में प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान भी आर्टिकल 16 में रखा गया है। आर्टिकल 17 में छूत जो है या अनटचेबिलिटी के बारे में बात किया गया है। और 18 में जैसे पहले राजा फलना ढिकना जो टाइटल लगाते थे उसको हटा दिया गया है, क्योंकि भारत देश में सब लोग एक समान है और यहाँ रूल ऑफ लॉ का राज है। तो ये आपको आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बात किया गया है। तो अब आपको यहाँ पे आपका जो काम है, आप लोग एक काम कीजिएगा, जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या जो बच्चे आंसर राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए है क्वेश्चन कि व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ टू जस्टिफाई that this is important for डेमोक्रेसी। यह 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको आप क्या कीजिएगा, 7898236435 7898236435 पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को लिख करके। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम आपके क्वेश्चन कॉपी को देख करके उसमें जो भी अपनी मार्किंग करना होगा मार्क करके हम आपको भेज देंगे। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ नहीं है, ये पूरा ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा अपना इनिशिएटिव भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग इसको लिखिए, लिख करके हमें भेजिए। जो बच्चे शुरू से ही जिनका आईएएस या पीसीएस में जाना है या गवर्नमेंट सर्विस करना है वो हमसे जुड़ सकते हैं। बचपन से बच्चों को जुड़ाइए ताकि वो लोग जुड़ें, चीज़ों को समझें, क्योंकि बहुत इनिशियल लेवल से हम शुरू किए हैं। जिनका बच्चों का आगे चल करके आईएएस पीसीएस बनना है वो देखें कम से कम, और जो देख लेते हैं नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन आंसर जो समझा देते हैं ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक बार लेक्चर देख लेते हैं तो आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक से लेकर के जीरो से लेकर हीरो तक का अपना प्रोग्राम है कि अपन जीरो से शुरू करते हैं, ऊपर लेकर हीरो तक आपको मतलब टॉप ले जाकर छोड़ते हैं। ठीक है, इस लेसन में आपको इतना ही था जिसको हमने समझा दिया। ठीक है।